Hello everyone. In this video we will discuss about centripetal force and centrifugal force. परंतु ये वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स होती ही नहीं है, धोखा है। ये नकली होता है, सूडो होता है, फाल्स होता है, फिक्सेशियस होता है, पर ये फोर्स नहीं होता है। तो हम इसकी सच्चाई आज पता करके रहेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब अपने साथ फोर्स लगाता है तो फिर ये फोर्स क्यों नहीं है। एक बार बताएं, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, ये भी कोई सच्चाई की मूर्ति नहीं है। ये भी 50% सही है, बस 50 नहीं आ रहे, 75% सही मान लेते हैं हम उसे। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक सेंट्रीपेटल फोर्स। तो दोस्तों, ये जो सर्कुलर मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, परंतु इसमें जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है वो अपनी डायरेक्शन पूरे टाइम चेंज करता रहता है। देखिए इस पे जो डायरेक्शन, ये यहाँ पे आगे बढ़े तो इनने डायरेक्शन बदल दी, फिर यहाँ आए तो डाउनवर्ड हो गए, यहाँ आए तो फिर पैरेलल हो गए। तो सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि पूरे टाइम पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो फिर इसकी ये डायरेक्शन चेंज करता कौन है? यस, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल को दूर नहीं जाने देता है, उसे फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मोशन देता रहता है। तो ये है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन चेंज करता है। अब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, यार बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन कभी आ ही नहीं सकता। तो फोर्स जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है उसी को तो हम अपना सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। मतलब फोर्स टूवर्ड सेंटर नोन है सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करता है? ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या करता है? ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बॉडी की डायरेक्शन चेंज करता रहता है। वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो, बोथ आर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। मतलब कुछ भी हो जाए, सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन ही होती है। और एक्सेलरेशन इस मोशन में चेंज करता है उसकी डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन को जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो मुझे मालूम है यार, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC/mv²/r। क्यों मालूम है? कैसे मालूम है? पिछले वीडियो में हमने किया था ना। इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी तो बोल देते हैं। पता है, इसी का एक और फार्मूला भी तो हम लिख सकते हैं, ω²r। और भी बहुत से लिख सकते हैं, लिखते रहना आप। ω = 2πν, ν = 1/t। अरे छोड़ो, हमें बात किसकी करनी है? हमें तो बात सेंट्रीपेटल फोर्स की करनी है। सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोड्यूस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। कब? जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यार न्यूटन का सेकंड लॉ याद करो, F = ma। अच्छा, FC कर दो, सेंट्रीपेटल फोर्स कर दो तो AC भी हो जाएगा। चलो पहले तो यही वैल्यू रख दें। तो FC = mv²/r। ये फार्मूला है हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का। यार इसके साथ बेईमानी नहीं करें ना, इसे भी एक बार रख के देखो। तो FC = mω²r। ये भी हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का एक दूसरा फार्मूला है। वो पता, बहुत से फार्मूले तुम लोग बना सकते हो ना। ओमेगा की वैल्यू रखो, यहाँ पे V की वैल्यू रखो, कुछ करते रहोगे तो आप बहुत से फार्मूले बना लोगे। परंतु यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या सेंट्रीपेटल फोर्स इज ए टाइप ऑफ फोर्स? जो 25% लाई हम बात कर रहे थे ना, तो वो यही है कि सेंट्रीपेटल फोर्स का टाइप तो नहीं होता, ये एक फोर्स का नेचर होता है, ये एक फोर्स की टेंडेंसी होती है। जी हाँ, ये एक फोर्स की टेंडेंसी होती है। देखो, हम एटम की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है,
होता ही है, हर एटम में यही होता है। परंतु न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो फोर्स कौन सा होता है? वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। परंतु यही फोर्स तो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवा देता है अराउंड द न्यूक्लियस। पता है, यहां पे इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाता है सेंटीपिटल फोर्स, मतलब उसका नेचर बन जाता है, यहां पे उसका बिहेवियर बन जाता है क्या? उसे सर्कुलर मोशन देने वाला। तो फोर्स कभी कभी सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। तो ये 25% वाली बात थी ना, वो ये थी कि सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट ए टाइप ऑफ फोर्स। अरे ये तो फोर्स का एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है फोर्स का। देखिए देखिए देखिए, सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं, तो सन और प्लैनेट के बीच में लगता क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स सेंटीपिटल फोर्स होता है? अरे ये तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है भाई। परंतु इस केस में ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है लाइक ए हीरो। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो 75% तो फोर्स है, परंतु 25% वो फोर्स नहीं है। चलिए हम पता करते हैं अब सेंटीफ्यूगल फोर्स का झूठ। परंतु उससे पहले एक बात बताओ कि जब सेंटर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है तो भैया मेरे, ये बॉडी सेंटर पे गिर क्यों नहीं जाती? जब सन प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है तो यार वो प्लैनेट सन के ऊपर गिर क्यों नहीं रहा है? अरे उसे गिरने से रोक रहा है सेंटीफ्यूगल फोर्स। अरे ये झूठा फोर्स भी ऐसा काम करता है? यस, ऐसा काम करता है। तो चलिए हम बात करते हैं सेंटीफ्यूगल फोर्स की। आइए सेंटीफ्यूगल फोर्स, आइए आपका स्वागत करते हैं और हम आपकी सच्चाई आज सबको बता देते हैं। जनता आज आपकी सच्चाई सुनेगी। सेंटीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी फोर्स होता है, सेंटीफ्यूगल फोर्स फिक्सेशियस फोर्स होता है, सेंटीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है। अरे पर ये होता क्या है? ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सुना तुमने गांव वालों, नहीं शहर वालों भी, ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सेंटीफ्यूगल फोर्स का मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया बॉडी की एक टेंडेंसी होती है जिसमें वो अपनी पोजीशन में किसी भी चेंज का अपोज करती है। पता, शुद्ध हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि बॉडी आलसी होती है। जिसके पास भी मास होता है ना, उसके पास इनर्शिया होता है। यार मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया का मतलब यह है कि बॉडी की जो भी सिचुएशन है, जो भी पोजीशन है, वो उसे मेंटेन रखना चाहती है, उसमें कोई चेंज नहीं चाहती। वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, वो मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, वो यदि स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती। और यहां देखो ना, ये पार्टिकल की पूरे टाइम डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसका अपोज करेगा। वो चाहेगा कि ये बॉडी सीधी चली जाए, परंतु सेंटीपिटल फोर्स उसे सीधा नहीं जाने देगा। तो सेंटीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सेंटर एक फोर्स लगने लगता है। वो बॉडी की टेंडेंसी है, वो फोर्स नहीं है, वो बॉडी की टेंडेंसी है। और उस फोर्स को हम सेंटीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। भैया हमें जो लगेगा हम तो मानेंगे। हमें तो यही लगता है यार एक धागे में पत्थर बांध के हाथ से घुमाओ, छोड़ दोगे तो वो बहुत दूर सीधा चला जाएगा, तो फोर्स ले गया, हम तो फोर्स ही मानेंगे। पर तो वो फोर्स नहीं है, वो बॉडी की टेंडेंसी है। मतलब सेंटीफ्यूगल फोर्स मीन्स व्हाट? इट इज ए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। अब आपको समझ में आई कि सेंटीफ्यूगल फोर्स की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, आज हमने सेंटीफ्यूगल फोर्स की पूरी सच्चाई पता कर ली है कि ये फोर्स नहीं होके ये इनर्शिया होता है। और इनर्शिया भी कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि यार सेंटीपिटल फोर्स के
बावजूद कोई पार्टिकल सेंटर पे फॉल नहीं होता है, गिरता नहीं है, प्लैनेट सन के ऊपर नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता है, तो सेंटीपिटल फोर्स एक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रिएक्शन फोर्स होते हैं? कंफ्यूजन। क्योंकि जब न्यूटन अपना थर्ड लॉ बोल रहे थे, और न्यूटन क्या बोल रहे थे यार, आप सोचो ना, आप दीवार में घूंसा मारो, आपका एक्शन किस पे लगा? दीवार पे, और रिएक्शन किस पे लगा? टूटी हुई उंगलियों पे। तो यार एक फोर्स, एक्शन फोर्स दीवार पे लगा, रिएक्शन फोर्स आपके हाथ पे लगा, तो ये दोनों एक ही बॉडी पे तो वर्क नहीं करते। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी पे वर्क नहीं करते, जबकि सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर एक्ट ऑन सेम बॉडी। तो ये एक्शन और रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे वर्क करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ये फोर्सेज हैं। तो यार पता है यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वैसे भी नकली फोर्स होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो बॉडी सर्कुलर मोशन क्यों करती है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के कारण। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को जन्म कौन देता है? सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स के बावजूद बॉडी सेंटर पे क्यों नहीं गिरती है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। परंतु सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये कहानी थी सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। दोस्तों बड़ी पुरानी कहानी है, परंतु बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा एक बात यहाँ पे और करें कि अच्छा सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स हम निकालते हैं। तो देखिए ये डायग्राम देखिए आप, और सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में टूवर्ड सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो पता है सेंटीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 तो जीरो होते हैं ना, तो W इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लो सेंटीपिटल फोर्स कोई वर्क ही नहीं करता। अच्छा वर्क होता क्या है? वर्क होता है चेंज इन एनर्जी। हाँ, वर्क की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। जब वर्क नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी, कंटिन्यूस कर रही होगी, तो फिर उसे ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, ना ही वो एनर्जी इवॉल्व करेगी। अच्छा हमारी बात को सत्य प्रूव किया है बोहर ने। उन्होंने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है तो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना ही इवॉल्व करता है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन करता है ना। उनने फिजिक्स पढ़ ली थी बोहर ने, रदरफोर्ड ने नहीं पढ़ पाए थे। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हुए एनर्जी इमिट करता है, जबकि बोहर ने फिजिक्स पढ़ ली थी। उन्होंने हमारा ये सर्कुलर मोशन का वीडियो देख लिया था, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, एक सर्कुलर मोशन में यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व नहीं करता है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स कोई वर्क करता ही नहीं है। ये उन्होंने बताया नहीं था, परंतु ये बात उन्हें फिजिक्स से पता लग गई थी। आप देखो ना, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, वो एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर स्पीड देके, जैसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, छोड़ दिया जाता है, फिर हमें फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्क अब होना ही नहीं है। उससे तो हमने एक इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया है। अब वो सेंटीपिटल फोर्स यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता रहेगा। कितने मजेदार बात है यार कि फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। वो सोच रहे थे यार फ्यूल कौन देता होगा, पेट्रोल पंप है क्या स्पेस में जहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, कुछ लोग कहते थे सोलर एनर्जी से, अरे सोलर एनर्जी से उसके इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। तो जब एक बार उसे ऑर्बिटल स्पीड दे दी जाती है तो फिर वो सलमान खान बन जाता है कि एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर कमिटमेंट कर ली। अब
अब हमने सेंटीपिटल फोर्स समझ लिया, अब हमने सेंटीफ्यूगल फोर्स समझ लिया। यार कॉनिकल पेंडुलम हमें और समझ लेना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉनिकल पेंडुलम की। तो क्या होते हैं ये महाराज, देखते हैं। चलिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सर ये मिस कमिटमेंट है, आप कह रहे थे कि हम कॉनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे, परंतु आप तो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल ही कॉनिकल पेंडुलम है। देखो देखो, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ये वाला, ये द बॉल रिवॉल्व विथ कांस्टेंट स्पीड v होके इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर। ये शो हो रहा है, देखो। अब सुनना, बिकॉज द स्ट्रिंग स्वीप्स आउट द सरफेस ऑफ ए कोन द सिस्टम नॉन एज कॉनिकल पेंडुलम। तो भैया मेरे, ये है आपका कॉनिकल पेंडुलम। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर v। अब इस कॉनिकल पेंडुलम के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड दिया है, वो चीज़ हम इसमें राइट हैंड साइड कर लेते हैं। अरे यार वो राइट ही है ना। ये वाली लेंथ एल हो गई और ये वाला एंगल थीटा है। हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। अच्छा, टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, टेंशन बहुत टेंशन देता है। तो ये टेंशन ही तो सेंटीपिटल फोर्स होता है यहाँ पे। अब ये बॉडी है, बॉडी का मास m है और ये मास कहाँ वर्क करेगा, वेट के फॉर्म में ना, तो mg। और जो टेंशन लग रहा है ना ऊपर, टेंशन देखिए अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। ये एंगल भी थीटा रहेगा और ये एक कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, एंगल की तरफ cos थीटा बनता है, उसके परपेंडिकुलर sin थीटा बनता है। ये कथा हम कितनी बार सुना चुके हैं भक्तों आपको। चलिए ओके स्टूडेंट्स प्लीज, हाँ चलिए। तो अब सुनिए आप, यहाँ पे ये वाली रेडियस हो गई, इससे हम पूरा कंपोनेंट के साथ साथ रेडियस r भी बोल देते हैं। अच्छा, इसी से इस पॉइंट को o ले लो, इस पॉइंट को a बोल दो, इसको b बोल दो। जरा ये ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये साइड कितनी होगी ये भी तो देख के बता दो आप हमें। ये होगी √L² माइनस r²। मतलब पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर लिया है। पता, तुम जब बिल्कुल छोटे छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तब से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ये पॉइंट ए है। अब v के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। सबसे पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स देखते हैं। वो फोर्स हैं, एक तो है t cos थीटा और एक है mg, दोनों अपोजिट हैं। मतलब ये है t cos थीटा और माइनस mg। परंतु आप बताइए, क्या वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, क्या वो पार्टिकल नीचे जा रहा है? नहीं यार, वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल में। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल लगने वाले फोर्स तो जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे पता है t cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले लेंगे। जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन देखिए आप, इस डायरेक्शन में लग रहा है कंपोनेंट t sin थीटा। ये t sin थीटा ही तो उसे प्रोवाइड करेगा सेंटीपिटल फोर्स। फिर से बोला ना, टेंशन नहीं होता यहाँ पे, टेंशन सेंटीपिटल फोर्स होता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, टोटल फोर्स तो एकमात्र फोर्स है t sin थीटा। परंतु ये एकमात्र फोर्स भी बड़ा यूजफुल फोर्स है, क्योंकि ये उसे प्रोवाइड कर रहा है mv²/r। जैसा कि आप जानते हैं कि mv²/r को ही सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। ये वाला इक्वेशन जो है ना, वो इक्वेशन नंबर हम सेकंड बोल देते हैं। और ऐसा करो कि सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, देखो जरा यहीं पे डिवाइड करिए। t से ये t कैंसिल, m से ये m कैंसिल, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। सर ये टेन थीटा हो गया। टेन थीटा सामने क्या बचा है, m से तो m कैंसिल हो गया था, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया था, तो ये हो जाएगा v²/r। तो हमें v तो पता करना था। यहाँ पे v इज इक्वल टू rg v²/rg।
और हमें v तो पता करना था, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आर जी टेन थीटा। अंडर रूट क्यों लगाया? क्योंकि इसका स्क्वायर हटा दिया। अब हमें हमारे पास ये जगह, इस जगह का हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू दे दीजिए आप। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर आर हो गया और ये बेस हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी इंटू आर अपान अंडर रूट के अंदर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में से एक बाहर आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर अंडर रूट जी अपान अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये था वो आपका कोनिकल पेंडुलम, और ये न्यूमेरिकल भी हमने इसके साथ कर लिया। कंपोनेंट में रिजोल्यूशन आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बिल्कुल चुपके से बता दे रहा हूँ कि ये हमेशा दो कंपोनेंट में तब रिजॉल्व होती है कोई भी चीज़ जब वो अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रहती है। वो पता कॉस थीटा उस तरफ होता है जिस तरफ एंगल बनता है, और एंगल के जस्ट परपेंडिकुलर जो होता है वो टेन थीटा होता है। किसी को बताना मत। अब हम एक दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल आपने कहा था टीपा सर? टीपा नहीं है, ये कट कॉपी पेस्ट किया है। चलिए सबसे पहले केयरफुली रीड करिए, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, ये दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते रहते हो। चलिए, ए स्टोन इज रोटेटेड steadily in a horizontal circle with a period t, time period t, by a string of length L. If the tension in the string is kept constant and L increases by 1%, what is the percentage change in t? मतलब टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज क्या होगा। और बच्चों आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो इस टेंशन की वजह से ही होता है। मतलब टेंशन सेंटीपिटल फोर्स देता है, तो आप लोगों को एग्जाम का टेंशन होगा, इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स आएगा, और सेंटीपिटल फोर्स आएगा इसका मतलब आपकी सर्कुलर मोशन अराउंड द बुक्स होगी, अराउंड द सिलेबस होगी। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, ये भी तो हमने निकाला था, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सर आप एम बी स्क्वायर अपन आर बोल रहे थे। हाँ, टेंशन का फार्मूला ये भी होता है। चलिए ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम 2 पाई न्यू का स्क्वायर आर। और पता न्यू को अपन 1/t भी लिख ही दें यहीं पे, और स्क्वायर को भी सॉल्व भी कर दो, तो ये हो जाएगा एम 4 पाई स्क्वायर, और न्यू की जगह हमने क्या लिख दिया? तो न्यू की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? टी, तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आर आ गया। तो आपका सेंटीपिटल फोर्स यानी टेंशन, टेंशन को अपन शॉर्टकट लिखते हैं। जब प्यार से किसी को हम बोलते हैं ना, तो टेंशन को कोई कैसे प्यार कर सकता है सर? पर कर रहे हैं हम। 4m और पाई स्क्वायर आर। अच्छा, यहाँ पे ओके आर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि उन्होंने लेंथ एल दी है, तो हम रेडियस के प्लेस पे एल लिखेंगे, एल अपान टी स्क्वायर। अच्छा, टेंशन कांस्टेंट दिया है, 4 कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो फिर ये सब कांस्टेंट का प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एल अपान टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसका भी मतलब ये हुआ कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इसका भी मतलब ये हुआ कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आपने पढ़ी होंगी, हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं। डेल टी अपॉन टी इंटू 100 चेंज इन टाइम पीरियड, ये हमारी परसेंटेज एरर है। तो यहाँ पे एल पावर 1/2 हो जाएगी ना, अंडर रूट होता है, तो ये हो जाएगी 1/2 डेल एल अपॉन एल इंटू 100 यूनिट एंड डायमेंशन। एरर्स वाला चैप्टर देख लीजिए। और ये तो दिया है इन्होंने कितना, 1% कहाँ गया? ये दिया है 1%, इसके प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं। और ये क्या है? ये है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन टी। ये इसका मतलब ये होता है, परसेंटेज है ये, परसेंटेज पढ़ लेना यार, इज इक्वल टू हाफ इंटू इसकी जगह 1%, और ये 1 को कैंसिल करो तो 0.5% आ गया चेंज इन टाइम पीरियड। देखो देखो देखो, ये नहीं है, ये है
बस अच्छा ये हो गया तो आगे देखने की क्या जरूरत है, टाइम पास करते हो। चलिए ये हमारा एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये भी कट कॉपी में, चुप चुप, किसी को बताओगे नहीं। चलिए सबसे पहले केयरफुली रीड करिए। इफ मास, स्पीड एंड रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ आर ऑल इंक्रीज्ड बाय 50%। 50% का मतलब उसका आधा करके और बढ़ा दें हम। ओके, नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ विल हैव टू बी इंक्रीज बाय, ये ऑप्शन है, होते रहने दो। हमें मालूम है फोर्स, इनिशियल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, mv² / r, और जब वो इंक्रीज कर देंगे तब हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, F डैश। एम को और एम का 50% बढ़ाइए, एम का 50% m/2 होता है कि नहीं, तो एम की जगह पे m/m/2 लिखेंगे। ऐसे वेलोसिटी को भी 50% बढ़ाया, v + v/2 होल स्क्वायर लिखेंगे। और पता है ना, रेडियस को भी 50% बढ़ाया, कोई काम ही नहीं था इन लोगों के पास। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आ जाएगा 9/4 mv²/r। कर लिया है यार कैलकुलेशन। और तुम्हें पता है ये mv²/r तो ये लिखा हुआ है, तो F डैश = 9/4 f। हमें पूछा ये है, ये बात फिर से ध्यान से सुनिए, ∂F/F × 100, ये परसेंटेज पूछा है, चेंज इन फोर्स। तो ∂F को हम क्या लिख सकते हैं, F डैश - F/F × 100, और F डैश हमें मालूम है 9/4 f। F कितना है, F है, अपान क्या है, F है। यहाँ पे क्या हो गया, F 100 हो गया। और पता है इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/4। अरे वाह, 5/4 × 100 आ गया। और इसे यदि हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 125%। और 125 ये बी ऑप्शन में हमें दिख रहा है, इसलिए ये बी ऑप्शन ही सही है। और हमारा आंसर सही है, सही है, सही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। पंतु उससे पहले लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें सब्सक्राइब करने का भी बोलिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक।